अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे एक्शनेबल क्लेम और सेकेंडली एक डिस्कस करेंगे नोटिस के बारे में। ये दो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। एक्शनेबल क्लेम का रेलेवेंट प्रोविज़न है सेक्शन नंबर 3, यानी कि जब आप इंटरप्रिटेशन क्लास डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्शनेबल क्लेम का कॉन्सेप्ट दिखता है। एक्शनेबल क्लेम है क्या? दावा करना, यानी कि कोई ऐसा दावा करना कि जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें कोई एक्शन की बात कर रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? मींस अ क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेब्ट। पहले उसने क्या कह दिया? अनसिक्योर्ड डेब्ट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर आगे क्या कह दिया? बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ये दोनों होने चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। फिर आगे बात कर रहा है नॉट इन द पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। इसका क्या मतलब है? विच द सिविल कोड रिकॉग्नाइज इज द अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ वे द डेप्ट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंट। अब अनसिक्योर्ड डेप्ट से पहले आप एक वर्ड को समझिए। सिक्योर्ड डेप्ट क्या होता है? सिक्योर्ड डेप्ट, सिक्योर्ड डेप्ट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट आ सकता है प्लेज का, पान, ठीक है, पानर, पान, प्लेज, जो कि हमने सेक्शन 172 से ऑनवर्ड डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम एक चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं, किसी के पास सिक्योरिटी दे रहे हैं कि उसके बदले में वो शख्स हमें क्या कर दे, वो शख्स हमें पैसे दे दे उधार की सूरत में। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनसिक्योर्ड डेप्ट होनी चाहिए। अनसिक्योर्ड डेप्ट का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड डेप्ट का मतलब कि ऐसी डेप्ट, ऐसा कर्जा जो कि अनसिक्योर्ड हो, जिसके बदले में आपने, जिसके एवज में आपने उसको कुछ पैसे ही ना दिए हों। अब आप उससे दावा कर रहे हैं कि मेरे आपकी तरफ पैसे बनते हैं और आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, लेकिन आपके वो अमाउंट सिक्योर्ड नहीं है। क्या नहीं है? सिक्योर्ड नहीं है, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो इस पर, मूवेबल प्रॉपर्टी पर, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। अब ये जो एक्शनेबल क्लेम है, ये कॉन्टीजेंट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। कॉन्टीजेंट किस तरीके से और कंडीशनल किस तरीके से? कि बिलफर्ज मैं कह दूं कि अगर आपने, अगर फ़लाँ काम हो गया, मेरा फ़लाँ काम हो गया, तो मैं आपको जो है पैसे वापस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। कॉन्टीजेंट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है कि अगर मेरा काम नहीं हुआ, होने की सूरत में दूंगा आधे पैसे, नहीं होने की सूरत में बिल्कुल भी नहीं दूंगा, या नहीं होने की सूरत में आपको पूरे पैसे दे दूंगा, ठीक है। फॉलोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? एक, अनसिक्योर्ड डेप्ट क्लेम टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, यानी कि जो शख्स क्लेम कर रहा है उसके पास पोजेशन में कुछ भी ना हो, ठीक है। फर्दर फिर क्या कहता है? सिक्योर्ड डेप्ट क्या होती है? सिक्योर्ड डेप्ट के अंदर आपका मॉर्गेज आ गया, आपका हाइपोथिकेशन आ गया, हाइपोथिकेशन, ठीक है, हाइपोथिकेशन आ जाता है, प्लेज आ जाता है। अब ये जो हमारे पास एक्शनेबल क्लेम है, ये होता कैसे है? अब इसको हम कुछ और आसान वर्ड में समझेंगे, तो कुछ और आसान वर्डिंग में मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप यूँ समझें कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। तो ये इनटेंजिबल क्लेम है। कौन सा क्लेम है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्लेम किस तरीके से होगा? बिलफर्ज मैं कहूँ कि मिस्टर उसामा ने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं। अब मैं ये एक दावा कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास उसके पास या उसकी कोई अमानत नहीं है मेरे पास, जो मैंने उसको पैसे देने के वक्त दिए थे। ये क्या है? ये एक इनटेंजिबल क्लेम है, ठीक है, टेंजिबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद अब हम पढ़ते हैं किसको, अब हम समझने की कोशिश करते हैं नोटिस को, कि नोटिस क्या है और नोटिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आखिर। देखिए हमारे पास जो नोटिस है इसको हम यूँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है, इसको हम नोटिस का नाम दे सकते हैं। किस तरीके से मैं कहूँ कि मैंने जब सूट दायर किया था तो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ को इस चीज़ की नॉलेज थी। इसी तरीके से अगर इसका रेलेवेंट प्रोविज़न देखें तो सेक्शन 39 के अंदर, सेक्शन 43 के अंदर हमें मिल जाता है। सेक्शन 39 क्या कहता है, सेक्शन 39 को अगर हम पढ़ें तो सेक्शन 39 हमें कुछ इस तरीके से बताएगा कि हमारे पास ट्रांसफ़र वेयर थर्ड पर्सन इज़ इंटाइटल्ड टू मेंटेन, ट्रांसफ़र वेयर थर्ड पर्सन इज़ इंटाइटल्ड टू मेंटेन। बिलफर्ज एक प्रॉपर्टी अगर थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाए तो क्या उसके पास राइट है कि वो जो है प्रीवियसली जो ओनर था उसको मेंटेन करे, ठीक है। अगर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही थी तो उसको नोटिस था या नहीं था, कोर्ट ये डिसाइड करेगी। कोर्ट क्या देखेगी कि उसको नोटिस था या नहीं था। अब काइंड्स कितनी हैं इसकी नोटिस की, नोटिस की कितनी काइंड्स हैं। नोटिस की हमारे पास जो काइंड्स आती हैं, एक आ जाता है एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस, और सेकंड आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब दोनों में फ़र्क क्या है, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है एक्चुअल एक्सप्रेस नोटिस में और जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस में? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपने कुछ इसको समझने की कोशिश करनी है। पहले आ जाता है एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस। एक्चुअल और एक्सप्रेस जो नोटिस है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, वो रिलेट करता है आपके ट्रांजैक्शन के साथ, जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसके साथ रिलेट करता है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि कोर्ट में कंस्ट्रक्ट एवरी रेलेवेंट पर्सन नोज अबाउट इट्स फैक्ट्स। बिलफर्ज अभी एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अराइज होने के बाद नोटिस इशू हो गए, WS आ गई, और जो एक्चुअल पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ में से उसके रिलेटिव्स भी हैं। समझ रहे मेरी बात को, मैं कौन सा केस समझाना चाह रहा हूँ। अब उसके अंदर एक जो है वहाँ पर पार्टीज़ कहती हैं कि इन्होंने एक जो है पार्टी को शो नहीं किया, कोर्ट को जो है कंसील किया है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है। अब अगर उस पार्टी को इस केस की एक्नॉलेजमेंट है फिर भी वो कोर्ट में नहीं आता तो कोर्ट इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस में काउंट करेगी। किस में काउंट करेगी? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, कि उसको इस बात का इल्म था फिर भी वो नहीं आया। फिर उसके बाद एक और जो है एग्जाम्पल की सूरत में समझते हैं। बिलफर्ज मैं आपसे एक स्टाम्प पेपर साइन करवाता हूँ। अब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठकर एक स्टाम्प पेपर पर साइन कर रहे हैं और वहाँ पर आपने उस स्टाम्प पेपर को पढ़ा ही नहीं कि उसमें लिखा हुआ क्या था, और आप उसको साइन कर देते हैं। कल कला को आपको पता चलता है कि आपका 10 करोड़ का जो घर था वो तो आपने मुझे सेल आउट कर दिया, और साइन भी आपके। आप कहते हैं कि जज साहब आप ये देखें, वहाँ पे CCTV कैमरास थे, वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, उन लोगों को भी बुला सकते हैं आप, मैंने उस एग्रीमेंट, उस जो है रजिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं था। तो कोर्ट ये कंस्ट्रक्ट करेगी कि आपको उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट थी, किस चीज़ की? उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की एक्नॉलेजमेंट थी। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद एक जो है इसके अंदर आपने समझना है विलफुल ऑब्स्टेंशियल फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे इंक्वायरी और सर्च की जा रही थी तो उस टाइम पे आप कहाँ थे, डेट मीन्स कि आपको उस चीज़ की नॉलेज थी। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा होता है एक कॉन्सेप्ट आता है नोटिस का, ठीक है, जो कि एक्सप्रेसली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड आपको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट की सूरत में। कहीं ना कहीं आपसे कोई भी जो है लॉ का एक स्टूडेंट पूछ सकता है और आप कहें कि इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी आज हमने क्लियर किया। एक तो एक्शनेबल क्लेम को क्लियर किया,
सेकेंडली हमने क्लियर किया किसको, सेकेंडली हमने क्लियर किया आपके नोटिस को, और नोटिस की काइंड्स को भी समझ गए। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।